Hello everyone. Today we will discuss particle in a box or infinite square well potential. ठीक है भाई, तो श्रोडिंगर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उस सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने एक बॉक्स कंसीडर किया। ये आपका एक वन डायमेंशनल बॉक्स है, एक्स एक्सिस पर रखा हो क्योंकि वन डायमेंशन है, तो एक्स एक्सिस पर है। एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एल। इस बॉक्स की जो लेंथ ली वो कितनी कंसीडर की है, इस बॉक्स की लेंथ स्मॉल एल कंसीडर की है। इस बॉक्स की लेंथ हमने कितनी कंसीडर की है, इस बॉक्स की लेंथ हमने एल कंसीडर की है। पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, इस पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए समझो कि पार्टिकल जो है इस बॉक्स के अंदर है। पार्टिकल आपका इलास्टिक है और ये जो वॉल है ये रिजिड है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जब इन वॉल से टकराता है तो उसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता। पार्टिकल किसके अंदर है, पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है। पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, पार्टिकल मोशन में है। पार्टिकल जब मोशन में है, पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, तो पार्टिकल वॉल से टकराएगा। जब वॉल से टकराएगा तो इसकी जो वॉल है वो हमारी रिजिड है। इसका मतलब कि पार्टिकल टकराने के बाद इसके जो एनर्जी है उसमें कोई भी लॉस नहीं होने का। एनर्जी यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉक्स के अंदर इस पार्टिकल की एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। उसमें कोई भी एक लंबे समय तक इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब एनर्जी कांस्टेंट है तो दो है, अब काइनेटिक एनर्जी होती है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। इस केस में जो श्रोडिंगर ने एजम्पशन ली है, माना है कि इस पार्टिकल की इस बॉक्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बॉक्स के अंदर इस पार्टिकल की कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इस बॉक्स के अंदर इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बॉक्स के अंदर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डीएक्स से फोर्स कितना हो जाता है, 0। यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो हम इस पार्टिकल पर कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ये जो बॉल है ये हमारी एक बॉल x इक्वल टू 0 पर है और एक x इक्वल टू एल पर है। यहां पर जैसी बॉडी आती है, टकराती है, कोलाइड करती है, वापस चली जाती है। एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हो रहा। और यहां पर जो माना है वो पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट माना है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी है, इनफाइनाइट माना है। यानी कि बाउंड्री पर आपका फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी कि ये पार्टिकल इस बाउंड्री जो है ये दो, x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू एल पर इन बाउंड्री से पार्टिकल इधर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि इस वॉल के आउटसाइड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि मैक्सिमम क्या पार्टिकल मोशन में है। जैसे ही ये पार्टिकल इस वॉल के पास आता है, बॉक्स के अंदर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही इस बॉल के पास आता है इस पर फोर्स लगता है। इस बॉल पर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल पर इस पर फोर्स लगता है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है हमारी, इनफाइनाइट। यानी कि ये पार्टिकल इधर एग्जिस्ट नहीं करता, इससे इधर इधर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है भाई। तो इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल फ्री है मोशन के लिए। पार्टिकल यहां पर क्या है, फ्री है, लेकिन बाउंड्री पर क्या लग रहा है, उस पर ये बाउंड्री पर एक फोर्स को फील करता है। और आउटसाइड द बॉक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0।
आउटसाइड द बॉक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल इज फ्री बट it experience a force on the boundary. It experience a force on the boundary and probability of finding the particle outside the box is 0. Is 0. That is potential energy की कंडीशन क्या हो जाएगी है? Potential energy is 0 कहां? Inside the box. सिर्फ कहां पर? इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट अदरवाइज। इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इस बाउल से इधर, इस बॉल से इधर, 0 से आगे और L से पीछे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और बाकी की कंडीशन पे वॉल पर आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इनफाइनाइट है। इस पर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इसे इधर जाने से रोक रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? फोर्स से बिल्कुल जा ही नहीं रहा, पार्टिकल इधर है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर ने किसके लिए अप्लाई किया इसे? श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए। तो द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि ये वन डायमेंशन बॉक्स है तो श्रोडिंगर इक्वेशन भी कौन सी लोगे आप? वन डायमेंशन वाली। तो डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स इक्वल टू 0। हमें किसके लिए इस इक्वेशन को, इस पार्टिकल, जब यहां पर पार्टिकल है, पार्टिकल मोशन में है, तो उसकी एनर्जी होगी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर कितनी मानी है हमने? 0। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो हमें इस पार्टिकल की क्या कैलकुलेट करनी है? एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पार्टिकल है, पार्टिकल मोशन में है, तो क्या होगा उसके साथ? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एक वेव फंक्शन होगा। पार्टिकल मोशन में है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वो वेव नेचर को शो करेगा। और श्रोडिंगर ने उस वेव को किससे डिफाइन किया? साई से। तो हमें उस वेव फंक्शन का, उस पार्टिकल का साई कैलकुलेट करना होगा, तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया? इस इक्वेशन को किसके लिए अप्लाई कर दिया? इनसाइड द बॉक्स। तो इन साइड द बॉक्स वी एक्स इक्वल टू 0 यहां पर पुट कर दो। तो डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर ई, तो पूरा लिख लो, ई माइनस 0 साई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहां से कितना मिल गया? डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है भाई? तो we know that k स्क्वायर कितना होता है? k स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन h कट स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 2m e अपॉन h कट स्क्वायर। ये k स्क्वायर वही है जिसे आप पढ़ते हो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्योंकि देखो k इक्वल टू आपका होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन p, तो 2 पाई p अपॉन h, h अपॉन 2 पाई कितना हो जाता है आपका h कट, तो k इक्वल टू और p इक्वल टू mb अपॉन h कट। ठीक है, और E इक्वल टू, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो E इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर, तो mb स्क्वायर इक्वल टू 2e, m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 2me, जो अभी हमने लास्ट जब श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें भी इसका यूज किया था।
तो एम बी की वैल्यू कितनी हो जाती है यहां से, एम बी की वैल्यू हो जाती है √2me। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो k इक्वल टू आ जाता है आपका 2me अपॉन h कट। तो k की वैल्यू कितनी होती है 2me अपॉन h कट, और k स्क्वायर कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट हट जाएगा तो 2me अपॉन h कट स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है, ये k कोई कांस्टेंट नहीं है, दिस इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है, और इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है 2me अपॉन h कट स्क्वायर। यहां से हम क्या करोगे, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2me अपॉन h कट स्क्वायर। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो तो आपको इक्वेशन मिल जाती है डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या जाती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, साई एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स, ए साइन के एक्स प्लस वी कॉस के एक्स। जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, ए साइन के एक्स प्लस वी कॉस के एक्स, ए साइन के एक्स प्लस वी कॉस के एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अप्लाई करके देख सकते हो, इसको सेकंड 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, इसमें वैल्यू पुट करो तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी सॉल्यूशन है अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसको जब आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पर a और b जो है आपके, ये ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4, आप वैल्यू पुट करके देख लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, a की वैल्यू 4 कर लो, b की वैल्यू 2 पुट कर लो और इसको इस पे अप्लाई कर दो तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा। तो यानी कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जिससे हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का आप वैसे भी CF प्लस PI से भी कैलकुलेट करोगे तब भी यही आएगा। तो अब हम क्या करें, हमें अब इन ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास पता है कि हमारी बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, यहां पर एक बात और डिस्कस कर लें कि जो हमारी एनर्जी है, ये जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एनर्जी हमारी लेस देन 0 नहीं होगी, यानी कि एनर्जी हमारी नेगेटिव नहीं होगी। अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि अगर आप E को नेगेटिव ले लो तो K एक प्रोपोर्शनल टू मिल जाएगा √-1 या प्रोपोर्शनल टू आयोटा, इमेजिनरी टर्म। K इमेजिनरी हो गया यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा से लैम्डा आपका क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, विच इज मीनिंगलेस। वेवलेंथ कभी भी इमेजिनरी नहीं होगी। या फिर लैम्डा इक्वल टू h/p से मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर कहीं पार्टिकल मोशन में, और जबकि हम क्या मान चुके हैं कि यहां पार्टिकल किसमें है, मोशन में है, और मोशन में है तो उसमें मोमेंटम होगा, उसका मोमेंटम इमेजिनरी नहीं होगा। तो हमारी इस केस में जो एनर्जी है हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। क्लियर है भाई। अब आपके पास बच्चे 2 बाउंड्री हैं। जैसे ही पार्टिकल इधर आता है, इस बाउंड्री पर आता है, पार्टिकल क्या होता है, वापस चला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। पार्टिकल बाउंड्री पर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, तो साई एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर जब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साई x इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू l। तो हमारी 2 बाउंड्री कंडीशन हुई, एक तो x इक्वल टू 0 पर बाउंड्री है और एक x इक्वल टू l पर है।
जैसे ही पार्टिकल इस बाउंड्री पर आता है, फोर्स लगता है, कोलिजन के कारण वो वापस चला जाता है। तो इस बाउंड्री पर या इस बाउंड्री से इधर, इस बाउंड्री पर या इस बाउंड्री के इधर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। जब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली वेव, क्योंकि पार्टिकल है तो वेव होगी, वेव है तो साई होगा। जब पार्टिकल ही नहीं है तो वेव नहीं है, वेव नहीं है तो साई भी नहीं है। तो साई की वैल्यू कहां होगी? बाउंड्री पर 0 होगी, x इक्वल टू 0 पर, और x इक्वल टू L पर वेव फंक्शन साई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो द बाउंड्री कंडीशन आर, ये आ जाएगी हमारी। अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर दो इक्वेशन 4 पर। ऑन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 पर आप फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर दो। तो साई कितना है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में? साई कितना है आपका? 0, x इक्वल टू 0। तो 0, साई की वैल्यू 0 हो गई, इक्वल टू a साइन 0 प्लस b कॉस 0। ठीक है भाई, तो a साइन 0 इज 0, तो ये टर्म तो खत्म हो गई। तो हमें क्या मिला? b इक्वल टू 0, cos 0 1, तो कितना मिल गया यहां से? b डॉट 1 इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू कितना मिल गया यहां से? 0। तो नाउ पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। साई इक्वल टू मिल गया हमें a साइन kx, इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि इक्वेशन 4 क्या है हमारी? इक्वेशन 4 है साई इक्वल टू a साइन kx प्लस b cos kx। तो b 0 हो गया, तो साई इक्वल टू कितना मिल गया हमें? a साइन kx। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर दो। अप्लाइंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है हमारी? सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहती है साई इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू l। तो साई इक्वल टू 0 इक्वल टू a साइन k l। तो हमें क्या मिल गया? 0 इक्वल टू a साइन k l। इस इक्वेशन से क्या प्रूव, इस इक्वेशन से क्या मिलता है? आइदर a इक्वल टू 0 और साइन के एल इक्वल टू 0, या तो a इक्वल टू 0 होगा या साइन के एल इक्वल टू 0 होगा। अगर आपका a इक्वल टू 0 है तो आपका a स्क्वायर भी क्या होगा? 0 होगा। और इस इक्वेशन से हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी? मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर है, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? a स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई आपको? प्रोबेबिलिटी मिल गई a स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कितनी आ गई? 0। और ये वेव फंक्शन आपने किसके लिए डिफाइन किया है? ये वेव फंक्शन हमने इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल मोशन में है उसका वेव फंक्शन कैलकुलेट किया है। और पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस बॉक्स के अंदर कितनी आने लगी? 0। अगर आप a को 0 रखते हो तो a स्क्वायर 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स 0, यानी कि पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि हम सारी कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं? पार्टिकल को मान के कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यदि हमारा साइन के एल इक्वल टू 0 है तो के एल की किस किस वैल्यू पर 0 मिलता है हमें? के एल की अगर हम 0 वैल्यू पुट कर दें तो साइन 0 पर 0 मिलता है, प्लस माइनस पाई पुट कर दें तब भी 0 मिलेगा, प्लस माइनस 2 पाई 0 पुट कर दें तब भी मिलेगा, प्लस माइनस 3 पाई पुट कर दें तब भी हमें 0 मिलेगा। भाई a इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। जब a नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अब साइन के एल इक्वल टू 0। तो के एल की किस किस वैल्यू पर साइन 0 देगा? के एल की 0 वैल्यू पर देगा, पाई पर देगा, 2 पाई पर देगा, 3 पाई पर देगा। पहली वाली वैल्यू को लेते हैं हम। कौन सी वैल्यू को? पहली वाली को। अगर आपका के एल इक्वल टू 0 है, अगर आपका के एल इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? आइदर के इक्वल टू 0 और आइदर एल इक्वल टू 0। या तो आपका k इक्वल टू 0 है या आपका l इक्वल टू 0 है। यदि आप k इक्वल टू 0 लेते हो
तो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, सो दैट लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल, या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, तो 2 पाई p अपॉन h इक्वल टू 0, सो दैट मोमेंटम इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर आप k इक्वल टू 0 ले रहे हो तो लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। या फिर आप कह रहे हो कि उस पार्टिकल का मोमेंटम 0 आ जाता है, जबकि आप कह रहे हो कि पार्टिकल है इनसाइड द बॉक्स और वो फ्री है मूव करने के लिए, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम होगा, तो आपका मोमेंटम भी 0 नहीं हो सकता। तो आपका k इज नॉट इक्वल टू 0, तो k आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यदि कहते हो आप l इक्वल टू 0, यानी कि ये जो बॉक्स है इसकी जो ये l है, l क्या है इस बॉक्स की, लेंथ है, इस लेंथ को ही कह रहे हो कि दिस इज l इक्वल टू 0। अगर आपकी ये लेंथ 0 है तो ये बॉक्स, अगर ये 0 हटा दो, बॉक्स की लेंथ ही खत्म कर दो, तो ये बॉक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। आप कह रहे हो कि अगर l इक्वल टू 0 तो बॉक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता l इक्वल टू 0 पे, तो आपकी l इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका k भी 0 नहीं होगा और आपका l भी 0 नहीं होगा, यानी कि आपका kl नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपका kl इक्वल टू क्या होगा, kl इज नॉट इक्वल टू 0, सो kl इज नॉट इक्वल टू 0, देन kl की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। या फिर आप क्या कर सकते हो, kl इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। इक्वेशन नंबर 6, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। ध्यान रखना n की वैल्यू यहां पर 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 लोगे तो k भी डिफाइन नहीं कर पाओगे लैम्डा को, और जब k भी डिफाइन नहीं कर पाओगे और आप मोमेंटम को डिफाइन कराओगे और l 0 ले लोगे तो आपका बॉक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है, तो आपका kl इज नेवर इक्वल टू 0। तो kl की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, n पाई बाई पाई, 2 पाई 3 पाई से स्टार्ट होगी। क्लियर है भाई, तो n की वैल्यू यहां पर याद रखना है कि 0 नहीं होगी, आपकी 1 2 3 4 5 होगी। क्लियर है। दूसरा, यदि आप यहां पर जो नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हैं, यहां पर आप नेगेटिव वैल्यू को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो मिला है वो मिला है साई इक्वल टू a साइन थीटा। kx को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, kx को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, और kx जो kx है वो माइनस है, तो यहां से कितना हो जाएगा, इक्वल टू a साइन माइनस थीटा। और आपको पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साई कितना आ गया आपका, माइनस ए साइन थीटा। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ए जो है, ए जो कांस्टेंट है, दैट इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसकी वैल्यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, उसकी वैल्यू आप नेगेटिव भी ले सकते हो, +1 भी ले सकते हो, +2 भी ले सकते हो। सभी वैल्यू के लिए वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा वैल्यू को। क्लियर है, तो यहां पर ए नेगेटिव किस में चला जाएगा, हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए में चला जाएगा। इसलिए हम यहां पर प्लस माइनस पाई में नेगेटिव को नेग्लेक्ट करके भी चल सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं, kl इक्वल टू n पाई। तो यहां से k की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी हमें n पाई अपॉन l। k की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, n पाई अपॉन l। और हमें पता है k की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है k की वैल्यू होती है प्रोपोगेशन कांस्टेंट की √2m e अपॉन h का स्क्वायर, या सो दैट k स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन h का स्क्वायर, जो हमने शुरू में कंसीडर की थी इक्वेशन 2 के बाद। तो इस k की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 को यहां यूज कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, n पाई अपॉन l का होल स्क्वायर, यहां k की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू 2m e अपॉन h का स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो गया आपका, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इक्वल टू 2m अपॉन h का स्क्वायर e। तो e इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर ले आओ, n स्क्वायर
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एन। तो ई एन इक्वल टू कितना मिल गया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। एन की डिफरेंट वैल्यू पर एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्योंकि एन की वैल्यू कहां से है, एन की वैल्यू यहां पर 1 2 3, तो यहां से आपको E1 मिलेगा, E2 मिलेगा, E3 मिलेगा, यानी आपको बहुत सारी एनर्जी मिली है। तो दिस इज नोन एज एनर्जी आइगन वैल्यू। दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर n इक्वल टू 1। अगर आप इसमें n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1 रख दो तो कितना आ गया, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। कितना आ गया आपका, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। और पाई स्क्वायर ये दोनों क्या है, सेम है, तो यह क्या आ सकता है आपका 4E1। n इक्वल टू 3 तो डायरेक्ट E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9E1। क्लियर है, एंड सो दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू। इसको डिफाइन कैसे करोगे, मान लो आपके पास एक स्टेयर्स है, सीढ़ी आ रही है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू 5 है। यानी कि आप या तो ग्राउंड पे एडजस्ट करोगे, या आप n इक्वल टू 1 पर एडजस्ट करोगे, या आप n इक्वल टू 2 पर, अगर आप स्टेयर से चढ़ रहे हो या तो इस पे पहुंचोगे, फिर इस पे पहुंचोगे, या इस पे या इस पर, यानी कि आप इनके बीच में एडजस्ट नहीं करते। अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, या तो आप पहली वाली पे रखोगे, या सेकंड वाली पे रखोगे, या थर्ड वाली पे रखोगे, या फोर्थ वाली पर, या फिफ्थ वाली पर, इनके बीच में आप एडजस्ट नहीं करोगे। ऐसे ही आपकी एनर्जी स्टेट जो है, ये पार्टिकल जो है या तो इस स्टेट में, इस एनर्जी में होगा, या इस एनर्जी स्टेट में होगा, या इस एनर्जी स्टेट में होगा। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिकली द एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट, डिफरेंट, एक फिक्स है। क्लासिकली कंटिन्यूअस होती है और क्वांटम मैकेनिकली क्या है, डिस्क्रीट हो गए। पार्टिकल यहां एडजस्ट नहीं करेगा, या तो यहां एडजस्ट करेगा, या फिर सीधा यहां एडजस्ट करेगा, बीच में एडजस्ट ही नहीं करने का। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने वेव फंक्शन की, साई की। तो हमारा साई कितना आया है, a sin kx। अब हमें क्या करना है, अब इस a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करना है हमें, इस a की वैल्यू, क्योंकि उस पार्टिकल का हमें क्या वेव फंक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आ गया भाई कि सर a तो ऑर्बिट्रेरी है, हम इसकी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अभी तो मैंने आपने बताया था कि हम a की कुछ ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन सबसे सही रिजल्ट हमें पता है वेव फंक्शन किस वैल्यू पर देता है, नॉर्मलाइजेशन। हमने बात की थी कि जब वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज होगा तब वो सबसे सही माना जाता है, एग्जैक्ट। तो हमारा वेव फंक्शन कितना है, साई इक्वल टू a sin kx। इक्वेशन नंबर 5 में आ चुका है। k की वैल्यू कितनी आई है हमारी, n पाई अपॉन l। तो साई x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, साई फंक्शन ऑफ x कर दो, a sin n पाई x अपॉन l। क्लियर है भाई। अब हम क्या करें, अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है हमारी, मैग्नीट्यूड साई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन ओवर द फंक्शन। इंटीग्रेशन लिमिट क्या है हमारी इंटीग्रेशन की, 0 टू l। बॉक्स कहां से एग्जिस्ट करता है, 0 टू l, a sin n पाई x अपॉन l dx इक्वल टू 1। तो इंटीग्रेशन 0 टू l a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l dx इक्वल टू 1।
ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 टू एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल का फॉर्मूला लगा दो cos 2 थीटा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 1 माइनस cos 2 n पाई x अपॉन एल। हमने क्या किया, हमने यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर है भाई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर दो अब इसको, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 टू एल माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया साइन 2n पाई x अपॉन एल अपॉन 2n पाई x अपॉन एल, लिमिट 0 टू n पुट कर दी। क्लियर है भाई। cos का क्या कर दिया, साइन का कर दिया, लिमिट पुट कर दो इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाई 2 एल माइनस 0 माइनस, इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो 0 माइनस 0 अपॉन 2n पाई x अपॉन एल। क्लियर है, इक्वल टू 1। तो यहां से कितना मिल गया हमें, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एल इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एल, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 उधर चला गया 1 नीचे आ गया 2 अपॉन एल, तो सो दैट ए इक्वल टू रूट 2 बाई एल, रूट ए इक्वल टू रूट 2 बाई एल। इस वैल्यू को वेव फंक्शन में पुट कर दोगे, ये जो इक्वेशन आई है हमारी, इस इक्वेशन में, सो वेव फंक्शन कितना हो जाएगा हमारा, साइन एन इक्वल टू रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, एंड दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन। दिस इज द आइगन फंक्शन। तो पूछ भी लेता है 2 नंबर में, व्हाट इज द आइगन फंक्शन एंड आइगन एनर्जी वैल्यू, तो आइगन एनर्जी भी निकाली थी। दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन, क्योंकि एन की डिफरेंट वैल्यू पर हमको क्या मिल रहा है, डिफरेंट वेव फंक्शन मिल रहा है, साई 1 मिल रहा है, साई 2 मिल रहा है, साई 3 मिल रहा है। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द वन डायमेंशनल बॉक्स। कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।